नमस्कार। दूरदर्शन इलेक्शन टीम आज मौजूद है आजमगढ़ में। उसी आजमगढ़ में जो टोंस नदी के किनारे बसा हुआ है, वही आजमगढ़ जो अपनी पौराणिक महत्ता से लेकर के आधुनिक काल तक की एक लंबी यात्रा चलता चला आया है, जिसने साहित्य में अनेकों नाम दिए हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम नाम लें तो राहुल संस्कृतायन का नाम आता है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी धरती है कि जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों निवास करते हैं। यही नहीं, उसके बाद भी गुरु नानक देव की चरण पादुका अगर पाई जाती है तो यहीं के निजामाबाद में पाई जाती है। यहीं से निकल कर के कैफी आज़मी जाते हैं, जो लिखते हैं कि शोर यूं ही न परिंदों ने किया होता, कोई जंगल की तरफ से आया होगा, पेड़ काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे पर सर से न साया होगा। इसी आज आजमगढ़ में हम जानने के लिए आए हैं कि 2024 में जो एक तमाम सारी पीढ़ी बीत गई, तमाम जमाने बीत गए, 2024 में क्या सोचती है, क्या जानती है, उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, वो चाहती क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चित रूप से हम यहाँ पर बैठी हुई इस जनता से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं, आइए अपनी एक रिपोर्ट। कैफी आज़मी के शहर आजमगढ़ का सियासी मिजाज उनके ही एक शेर में क्या खूब झलकता है। कैफी की कलम से हर्फ निकले, वहीं सियासी पार्टियां वोटरों से पूछ रही हैं। कैफी ने लिखा था, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है। शेर और वादों का ढेर लेकर कई दल चुनावी मैदान में हैं, लेकिन असली मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है, जबकि बसपा यहां खेल बिगाड़ने की भूमिका में है। बीजेपी ने आजमगढ़ के मौजूदा सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव को फिर से टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने परिवार के धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मशहूद अहमद को टिकट दिया है। 2022 में हुए उपचुनाव में आजमगढ़ ने समाजवादी पार्टी को बड़ा और तगड़ा झटका दिया था। हालांकि समाजवादी पार्टी की उस हार में गुड्डू जमाली का बड़ा हाथ था। इस बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी की लाल टोपी में हैं, इसलिए अखिलेश को उम्मीद है कि जीत का लाल टीका भी उनके ही माथे सजेगा। गुड्डू जमाली के पास करीब 2,50,000 वोट की ताकत है। 2014 में मुलायम के सामने गुड्डू जमाली ने 2,66,000 वोट हासिल किए थे। 2022 उपचुनाव में भी गुड्डू जमाली ने 2,66,000 वोट हासिल किए थे। 2022 उपचुनाव में बीजेपी ने सपा को 8,000 से कम वोटों से हराया था। आजमगढ़ का सियासी इतिहास देखें तो शुरुआत में हर सीट की तरह ये भी कांग्रेस के ही खाते में गई, लेकिन जब देश की सियासी फिजा बदली तो आजमगढ़ ने भी बदलाव को गले लगाया और पिछले 40 साल से कांग्रेस को जीत के लिए तरसाया। 1984 में आजमगढ़ में आखिरी बार कांग्रेस जीती। 4 बार आजमगढ़ में सपा और बसपा को जीत मिली। 2009 में पहली बार बीजेपी आजमगढ़ में जीती। मुलायम सिंह जब सियासत के शिखर पर थे तो आजमगढ़ भी उनके किलों में शुमार था, लेकिन आजमगढ़ के मिजाज को किसी एक ठौर बंद कर रहना गवारा नहीं। इसलिए समय समय पर समाजवादी पार्टी को भी उसने बता दिया कि ये आजमगढ़ है, सपा का गढ़ नहीं। हालांकि जब समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई तो उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ ने बाहें फैलाकर समाजवादी पार्टी का स्वागत किया था। लेकिन उसके बाद हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को सफलता तो जरूर मिली, लेकिन कई चुभने वाली हारें भी मिली हैं। 2009 में बीजेपी के रमाकांत यादव ने सपा के मौजूदा सांसद अकबर अहमद डंपी को करीब 50,000 वोट से हराया। 2022 में उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश यादव निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 8,000 से कम वोट से हराया। आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि उपचुनाव में यहां से परिवार के धर्मेंद्र यादव को हार मिली है। ऐसे में अखिलेश ने खुद मोर्चा संभाला है। ये अलग बात है कि आजमगढ़ में अखिलेश की सभा में हंगामा भी खूब हुआ।
भाषा में 400 पार, मतलब 400 पार के बाद जो सीटें हैं वो जीतने जा रहे हैं। तो 400 पार के बाद तो 143 सीटें हैं, तो 143 से ज्यादा नहीं जीतने वाले। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में उपचुनाव में सेंध लगाने के बाद बीजेपी इन चुनाव में अपनी जीत का सिलसिला कायम रखना चाहती है। खुद पीएम मोदी भी आजमगढ़ में चुनावी रैली कर चुके हैं। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। इस बार आजमगढ़ में फिर से चुनावी रणभेरी बच चुकी है। अब देखना ये है कि क्या आजमगढ़ से इस बार समाजवादी पार्टी को राहत मिली है या इंतजार। आजमगढ़ ने कई उतार और चढ़ाव देखे हैं, यहाँ की राजनीति को भी देखा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में किस तरह से आजमगढ़ फिर से तैयार है, ये देखने की जरूरत है। बात करते हैं हम, क्या लगता है कि जो बीती 10 साल की सरकार रही, आपके यहाँ कई बड़े बड़े नेता, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव, उसके बाद निरहुआ, कई लोग जीत करके आए। आजमगढ़ की कितनी अपेक्षाएं पूरी हुई और कितनी रह गई? देखिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में सारे आम आवाम को वोट देने का अधिकार है। मुद्दे अलग अलग होते हैं और हमारा फंडा और मुद्दा एकदम क्लियर है। हम लोग राष्ट्र हित में वोट करते हैं। जब हमारा राष्ट्र देश के बड़े दिग्गजों के साथ खड़ा होता है तो अपना भी सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे में हम लोग राष्ट्रहित के मुद्दे पर वोट करते हैं। रही बात विकास की, जो आपने किया है, तो इधर 10 सालों में जिस लखनऊ की दूरी को हम 8 घंटे 10 घंटे में पूरा करते थे, आज 6 लेन बन जाने की वजह से हम 3 घंटे में ही लखनऊ की दूरी पूरा करते हैं, जाते हैं और लौट आते हैं। आज आजमगढ़ में जहां सड़कों का अभाव था 10 साल पहले, सारी सड़कें जो है 4 लेन से लैस हैं। चाहे आप बलिया जाइए, गाजीपुर जाइए, वाराणसी जाइए, सुल्तानपुर जाइए, गोरखपुर जाइए, चाहे फैजाबाद जाइए, हर जगह सड़कों का जाल है। और कहा गया है कि जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस जिले में आवागमन की सुविधा हो जाती है, वहां विकास अपने आप शुरू हो जाता है। 2024 में लोकसभा चुनाव के महापर्व में वोट डालने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा है, न कि व्यक्तिगत मुद्दा हो या जिले का मुद्दा हो। ये सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र का हमारे लिए है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, राष्ट्र सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हैं कि आगे ही बढ़ेंगे ये लोग और देश का विकास होगा। बीते 10 साल में जो सरकार रही है प्रदेश में, देश में सर्वांगीण विकास हुआ, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का हो, विश्वविद्यालय का हो, सारी चीज़ें चौमुखी विकास इसको कहेंगे। और उत्तरोत्तर बहुत से काम अभी बाकी हैं, वो भी अगर आने वाले समय में वो भी पूरे होंगे। महंगाई का बड़ा मुद्दा विपक्ष उठाता है। जी, महंगाई तो थोड़ा बहुत होती ही है, लेकिन इसमें जो है सरकार उसको कम करने का प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा इस पर प्रभावी कदम उठाया जा रहा है और सरकार इसको कम करेगी। 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन 5 चरणों में जो है तमाम सारे मुद्दे उभर करके आए हैं। आजमगढ़ के क्या मुद्दे? पूरा देश का जो मुद्दा है वही आजमगढ़ का है, विकास। और आजमगढ़ में भी विकास हुआ। पहला मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव राष्ट्र के मुद्दों से जुड़ा होता है। मोदी सरकार आने के बाद जो सबसे बड़ा काम हुआ, हमारे देश का स्वाभिमान बढ़ा है। पहले यहाँ के लोग जो बाहर जाते थे उनको 2म दर्जे का नागरिक माना जाता था,
लेकिन आज इंडिया के लोग जो विदेशों में हैं, यहाँ बहुत सारे लोग विदेशों में नौकरी करते हैं, उनका सम्मान बढ़ा है क्योंकि हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए हैं। दूसरा, हम मोदी जी ने जो बार बार आतंकवादी घटनाएं होती थी उसके लिए जो काउंटर अटैक किया, उसके बाद छवि बढ़ी है कि अब वो वाले नहीं है कि जो दब के रहेंगे। तीसरी बात जो थी, एजुकेशन में बेइंतहा विकास किया इन्होंने। पहले 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज कितना 80 मेडिकल कॉलेज। रोजगार भी बढ़ा है। आप आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो रोजगार गवर्नमेंट जॉब में तो 1% है, बाकी रोजगार तो क्रिएट हुआ है। नई इंडस्ट्री आ रही है, यहाँ जब इंडस्ट्री लगेगा, आईफोन ऐसी इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार स्वतः आएगा। पर्चे भी लीक होते हैं, बिल्कुल लीक होते हैं, क्योंकि हमारे समाज में तो हर तरह के जो 70 वर्ष से चला आ रहा है वो लोग तो पढ़े ही हुए हैं अभी ना। जो 70 वर्ष का कार्यकाल में रहा है, जिसमें एजुकेशन को हमने बंधक बना के रख दिया था, उसको खत्म होने में तो टाइम लगेगा ना। और सबसे ज्यादा जो होने जा रहा है, रोड का होने जा रहा है। चारों तरफ रोड का जाल बिछा हुआ, जो अभी आपने देखा लखनऊ से आने में आपको 2.5 से 3 घंटा लगता है। पहले 6 घंटे में हम लखनऊ जाते थे। लेकिन आजमगढ़ में एक और भी है, तो मैं इन सारे अलावा 2 विकास धाराओं का, 2 मुद्दों की लड़ाई है। एक तरफ सनातन के लोग हैं और दूसरे तरफ यम और वाइफ के लोग हैं। सनातन के लोग राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, वो अलग खड़े हुए हैं। यम वाइफ लोग किसी तरह से कुर्सी तक पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं। जीत किसकी होगी समय बताएगा। देश प्रदेश में तो जो भी विकास हुए हैं, मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ। कभी आजमगढ़ राजनीतिक परिदृश्य में, बौद्धिक परिदृश्य में बहुत आगे था। बीच में आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी हो गया था। कोई भी आतंकी घटना होती थी तो उसमें आजमगढ़ का एक न एक कोई जरूर रहता था। इस बीते 10 साल में ये चीज़ तो ख़त्म हुई है। रहा सवाल चुनाव का, तो दोनों दल लड़ रहे हैं। भाजपा तो यहाँ मेरे समझ से 2 बार केवल जीत पाई है 52 से लेके अब तक। एक बाई इलेक्शन, एक पिछला इलेक्शन। अब ये इलेक्शन हो रहा है। राष्ट्रवाद का मुद्दा है एक तरफ, जातिवाद और धर्मवाद का मुद्दा है। अब जनता जनार्दन देखिए क्या फैसला करती है। वर्तमान व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है योगी मोदी सरकार में। इन्होंने तो जो कर दिया शायद कोई कर पावे। इन्होंने लोग का भी काम कर रहे हैं, पर लोग का भी काम कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं साथ, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी और जनता के क्षेत्र। जनता जो है मोदी और योगी जी के साथ है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कल ही वाराणसी में जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं को लेकर के बातचीत की है। तो महिलाओं को लेकर के, महिला सुरक्षा पे लगातार बात की जाती है। जी, मेरा नाम नम्रता पांडे है, मैं शिक्षिका हूँ। और देखा जाए तो बहुत सुधार हुआ है। जो डर पहले था महिला सुरक्षा को लेकर वो अब नहीं है। अब काफ़ी हद तक हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं, लेकिन उसमें किसी एक चीज़ को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट का ही ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो सुरक्षा को देखे। हमारा भी नैतिक कर्तव्य होता है कि हम उसको बात करें और उसको सोचे समझें। तो जहाँ तक मेरा विचार है, सुधार काफ़ी हुआ है और अच्छा हो सकता है। देखिए, मैं तो सक्षम हूँ, इसलिए मुझे कुछ बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मेन मुद्दा जो होना चाहिए वो महिलाओं की सुरक्षा का ही होना चाहिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा? कानून व्यवस्था इसमें सब लोग फ्री होकर घूम रहे हैं, न किसी के चैन की छिनेरी न कुछ हो रही है। हर लोग बहुत अमन चैन से जी रहे हैं। महंगाई भी कम हो गई। महंगाई तो कोई कम नहीं कर पाएगा, महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, महंगाई तो कोई नहीं रोक पाएगा, कम ही नहीं कर पाएगा। नहीं कोई नहीं कर पाएगा। ये चाहिए सरकार, कोई सरकार हो, महंगाई कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। विपक्ष कहता है कि भाजपा भ्रम फैलाती है, इसलिए जीतती। नहीं, तो गलत बोल रहा है ना। हाँ, गलत बोल रहा है। अब तक सबसे खुशी बात है कि अब तक जब तक हम लोग होश संभाले हैं, अभी अब तक हमको कोई ऐसा सांसद नहीं मिला था कि जिससे हम लोग मिल लें। तो एक ऐसा ही एक सांसद मिला है कि जिससे हम लोग जब चाहे तब मिल लेते हैं। मैं आपको एक साधारण सा बात बताना चाहता हूँ। मेरा घर खरियानी है। मैं अपने ज़िले से खरियानी जाता था 2017 के पहले। तो मेरे पापा कहते थे कि आप रात को घर मत आया करिए। मेरे पिताजी कहते थे कि आप रात को घर मत आया करिए। मेरे पास उसमें बाइक थी। आज मैं अपने घर 12 बजे जाऊँ, 1 बजे जाऊँ, 2 बजे जाऊँ, मेरे पिताजी एक बार भी नहीं कहते हैं कि आप घर मत आइए।
ये योगी जी का कार्य है। इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर दिया, इतना सुदृढ़ कर दिया है कि जिसका कोई हल ही नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार जो थी गुंडा माफिया की सरकार थी, चोरी छिनैती करवाती थी और उन्हीं से पैसा लेके हफ्ता लेके अपना सरकार चलाती थी। मायावती जी ने केवल 98,000 नौकरियां दी, केवल 98,000 सरकारी नौकरियां दी। आपके अखिलेश यादव आए 2012 से 2017 तक, उन्होंने 1,90,000 नौकरियां दी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए 2017 से 2022 तक 5 लाख नौकरियां दी। इन लोगों का डबल ट्रिपल उन्होंने कार्य किया 5 सालों में। पर्चे भी तो लीक हुए हैं। पर्चे लीक हुए तो उन पे कार्य भी हुआ है। आप पूर्ववर्ती सरकारों में पर्चे लीक हुए थे, बता दीजिए किसी का घर डरा हो, किसी का संपत्ति जब्त हुआ हो, आप भी तो हैं, समाज में दिख रहे हैं। और जो आप पूछ रहे हैं कि भाई 2014 से 2024 तक 10 सालों में क्या कार्य किया उन्होंने, आपको जानकारी के लिए बता दें केवल 8 एम्स थे पूरे देश में, 8 एम्स, इसमें 22 हैं। यूनिवर्सिटियों की संख्या 350 थी, इसमें 700 प्लस यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक आजमगढ़ में भी यूनिवर्सिटी बना है। आजमगढ़ में हम लोग 50 सालों से मांग कर रहे थे कि आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आज आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनकर तैयार है। ये दिनेश लाल निरहुआ जी ने काम किया है, कोई कार्य नहीं कर पाया। 2019 में मोदी जी ने कहा था यहाँ पे मंच पे कि आपको यूनिवर्सिटी हमने दे दी है, पर वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे कार्य क्षेत्र में नहीं आई। जैसे ही दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से हम लोग जिताए यहाँ इनको, और यूनिवर्सिटी बनना तैयार हो गई और आज बन के तैयार है। आप अगले सत्र में देखेंगे वहाँ पे छात्र छात्राएं पढ़ते आप नजर आएंगे। ये दिनेश लाल निरहुआ ने किया है। बार बार मुद्दा उठाता है महंगाई का, और ये भी साथ में कहता है कि जीएसटी या तमाम तरीके के टैक्सेस ऐसे लागू किए गए जिससे जनता को परेशानी हो रही है जी। और परेशान जनता तो तनिक भी परेशान नहीं है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई है कहाँ? महंगाई बढ़ी, लोगों का वेतन बढ़ा है, लोगों के खर्चे बढ़े हैं, ठीक है। और पहले लोग साइकिल से भी नहीं चल पाते थे, आज जो है मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। सबके पास 4 व्हीलर है, वेटिंग लगी हुई है, साल भर से पहले गाड़ी मिल नहीं पा रही। तो महंगाई कहाँ है? रोज घर में बर्थडे मन रहा है, सालगिरह मन रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है? लोगों का इनकम बढ़ा है। महंगाई जब इनकम बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। योगी जी की सरकार जब से बनी तो आजमगढ़ में शोरूम यहाँ नहीं थे। हम लोग कपड़ा खरीदने बनारस जाते थे, 80% मार्केटिंग यहाँ से बनारस होती थी। आज जितने भी ब्रांडेड कपड़ों का है, देख लीजिए, सोने का है, सारे शोरूम यहाँ हम लोगों को मिले। तनिष्क के लेके अस्परा से लेके कोई ऐसे कंपनी नहीं जिसका शोरूम आपको आजमगढ़ में। बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम पहले यह नहीं थी। एक मारुति को महिंद्रा को छोड़ दिया जाए तो नहीं था, क्योंकि पूर्वांचल में अपराधियों का थोड़ा गढ़ था, जो है इस वजह से यहाँ का माहौल दूसरा था। लेकिन यहाँ मुलायम सिंह यादव जब सांसद थे तो यहाँ भी बहुत काम हुआ है। यहाँ चकरपानपुर में पीजीआई उतना बड़ा मेडिकल कॉलेज दिए हैं, कृषि विश्वविद्यालय दिए हैं जो है यहाँ। उसके बाद यहाँ की सबसे बड़ी मांग उनके समय में चीनी मिल की थी, वो भी पूरा हो किए हैं, वो भी सरकार की है। सांसद मुलायम सिंह यादव जो है, ऐसा नहीं कि उनको कहा जा सकता है कि वो कुछ काम नहीं किए। बस मुद्दा यहाँ का अपराध का था। अपराध पे योगी जी सरकार को हम लोग बहुत बधाई देते हैं कि यह भय मुक्त अपराध मुक्त सरकार है। आज सारे लोग जो है यहाँ के लोग जो है यहाँ नए दुकान खुल रही हैं, नए नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, डेवलपमेंट है। पहले था कि अभी बड़ा शोरूम खोल दें, यहाँ के व्यवसायी डरते थे कि बड़ा शोरूम खोल दें तो फिर हमसे डिमांड आ जाएगी, इस वजह से नहीं हुआ। आज छोटी दुकानों में अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन आज वही दुकानदार यहाँ बड़े बड़े शोरूम खोल रहे हैं। भाई हम लोग योगी जी को जो है बधाई देते हैं। जो महंगाई की बात होती है, यही अखिलेश यादव ने कहा, ये शाम के लोग जो शाम का कार्यक्रम करते हैं वही हमारे प्रचारक हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 180 ml की दारू जो है 75 रुपए की बिकती है, उसकी महंगाई नहीं है, और उन्हीं के लोग पीते हैं, वो महंगा नहीं है। तो अपराधी दारू सस्ती होनी चाहिए। दारू सस्ती नहीं होनी चाहिए, उनकी दिमाग में सस्तापन होना चाहिए। उनका दिमाग ही खत्म है कि वो जो उनके लिए है वो सस्ता है, वो महंगा नहीं है। गरीब के दाल की बात अगर वो करते तो जो दाल 200 रुपए बिकती थी वो 150 बिक रही है, वो उनको महंगा दिख रहा है, क्योंकि उनको दाल खरीदनी ही नहीं है। इससे हमारे जो गरीब उनके लिए राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज,
और युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हर स्तर से काम किया है कि युवाओं को रोजगार के लिए और छोटे वर्ग में हर तरह के काम उन्होंने सरकार ने किया है। रोजगार के लिहाज से सरकारी नौकरी तो सरकार के जो आंकड़े में सरकार ने उसको दिया है। आपके टेक्निकल क्षेत्र में एक अच्छे एसी बनाने वाले, एक अच्छे फ्रिज बनाने वाले, एक अच्छे मैकेनिक, हर तरह की सरकार ने ट्रेनिंग सेंटर खोल के ट्रेनिंग दिया है और आज के क्षेत्र में युवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो भी एक अपना स्टार्टअप चल रहा है कि आजमगढ़ के साथ एक परसेप्शन जुड़ा रहा है कि आजमगढ़ सत्ता के विरोध में उठ करता है। पुराने समय से जब इस केंद्र में जिस सरकार होती थी उसका सांसद यहाँ नहीं होता था, इसलिए हम पिछड़े रहे। यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं बन पाया, यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बन पाया, यहाँ पर ट्रेन नहीं जा पाई। बनारस से गोरखपुर रेलवे लाइन की मांग कब से चल रही है। इसलिए हम पिछड़े थे क्योंकि हम सत्ता के विरोध में रहते थे। लेकिन अब की बार 1.5 साल पहले जनता ने अच्छा निर्णय लिया, एक अपने जिस सरकार की सत्ता है उसको जगह दिया, यहाँ पर आजमगढ़ में सांसद बनाया और उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर रेल लाइन पास हुई है। यहाँ का युवा बाहर जाके पढ़ता है, बनारस अमूमन जाता है, गोरखपुर जाता है, इलाहाबाद जाता है, दिल्ली जाता है। आजमगढ़ में अभी भी अच्छी कोचिंग संस्थान नहीं है। आजमगढ़ में अभी एयरपोर्ट बना है लेकिन अभी उसको भी ठीक करना है। अभी उससे राष्ट्रीय स्तर हम और जगहों पे नहीं जा सकते। अभी लखनऊ तक की फ्लाइट चल रही है, तो अभी विकास की और आवश्यकता है। अभी ये जो गति बढ़ी है, अगर यह गति रुक गई, धर्मेंद्र यादव कल को सांसद हो गए तो उनके पास एक ही मुद्दा होगा कि हमारी केंद्र में सरकार नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से विकास करें। वह चले जाएंगे, लखनऊ रहेंगे, बदायूं रहेंगे। आजमगढ़ से उनका सरोकार खत्म हो गया, आजमगढ़ जनता फिर जहां की तहां पहुंच जाएगी। इसलिए जनता समझदार है और हमको पूरी समझदारी से 25 मई को निरहू को वोट देना है। निरहू जी जीतेंगे तभी आजमगढ़ का विकास सतत रूप से आगे जाएगा, अन्यथा हम लोग फिर से पिछड़ने वाले हैं। यहाँ निरहुआ जी जीते, यहाँ की सड़कें जो विधायक जी थे खुद की सड़कें, अपने घर की सड़कें नहीं बनवा पाए थे। निरहुआ जी के जीतने के बाद पूरे शहर की सड़कें चमक गई, विश्वविद्यालय आया। विश्वविद्यालय आने का फायदा ये हो गया कि जो बाहर के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ेंगे तो आजमगढ़ का ग्रोथ होगा। और उसके साथ साथ यहाँ हमारे जिले के जो बच्चे बाहर जाके पढ़ते थे, महंगाई की वजह से पढ़ाई छूट जाती थी, अब वो सारी व्यवस्थाएं हमारे आजमगढ़ में सुदृढ़ हो गई है और हमारा आजमगढ़ विकास करेगा और तेजी से करेगा अगर फिर से यहाँ की जनता दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को चुनती है तो। धन्यवाद। देखिए, विपक्ष तो देश को भरमा ही रहा है। कल अखिलेश जी की मैं सभा देख रहा लालगंज में, बोलते हैं कि मैंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। आप लोग भी जानते हैं लगवाए। अब कोरोना पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं, जहां पूरे देश ने भारत का लोहा माना। हमने वैक्सीन अपने देश के लोगों को तो दी, हमने बाहर निर्यात भी की, लोगों की जान बचाई। झूठ बोल रहे हैं कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। उन्होंने अपील की अपने कार्यकर्ताओं से, तब आज चल रहे हैं। वो अगर भारत सरकार की वैक्सीन ना बनी होती तो अखिलेश यादव आज चुनाव में ना होते। आपकी किचन का बजट बढ़ा या घटा? देखिए, ये महंगाई का मुद्दा जो है वो तो समय के हिसाब से जब सब कुछ बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़नी है। पैसे का वो तो मतलब बढ़ना है, उसका वो एक अलग मुद्दा है महंगाई का। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति भी तो बढ़ी है, तो उस हिसाब से तो दाम बढ़ेंगे ना हर चीज़ के। चाहे घर का बनाने का, सीमेंट का हो, चाहे लोहा का हो, सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो सब्जी का बढ़ेगा ही। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दाम बढ़ना हर चीज़ का। विकास होगा तो बढ़ेगा दाम, विकास नहीं होगा तो कुछ नहीं, बैठे रहिए, नमक रोटी खाते रहिए, कुछ नहीं बढ़ेगा। संविधान बाबा साहब का बहुत बढ़िया है, वो हमेशा देश में लागू रहेगा। लेकिन ये जो सोच लीजिए कितना घृणित कार्य किया था। संविधान की जो आत्मा है, हमारा प्रियम्बुल है, उसमें 2 शब्द जोड़ दिया 44वें संशोधन में। तो संविधान के साथ छेड़छाड़ अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं। उनके नाम से सारे जो भी उनसे जुड़ी हुई स्थान थे, 5 तीर्थ बनवाया उन्होंने। और संविधान को तो भारत की आत्मा है, वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता और न करने दिया जाएगा किसी को। तो मैंने यहाँ पर देखा कि आजमगढ़ में एक छटपटाहट है जो उसकी पहचान कभी अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल संस्कृतायन से होती थी, अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय से होती थी, या कि फिर अन्य साहित्यकारों से हुआ करती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी नदियाँ जहाँ पर आकर के यहाँ पर तमसा, टोंस, घाघरा बहा करती थी, वो छटपटाहट कहीं न कहीं इस चुनाव में दिखाई देती है। अपने गौरव, अपने अतीत के उस गौरव को आजमगढ़ प्राप्त करना चाहता है और उसकी प्राप्ति के लिए ये 2024 का इम्तहान
उसे पास करना होगा। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, आजमगढ़।